एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। सर तो इसमें दो तीन चीजें, सर मैं इधर आपको जो सब दो तीन। रोकना इसलिए चाहूंगा। आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। जो बाइडेन साहब कहीं कोविड-20 तो नहीं लेकर आ गए, क्योंकि उनकी वाइफ को कोविड-19 हो चुका है, तो वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश, यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर पीएचडी किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट पे थे, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहे। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है, ये इंडिया वालों ने ले ली है। देखिए, मैं समझता हूं जकार्ता में मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूं कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना, और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना, और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, G20 के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ मतलब फिगर्स के साथ बात करना चाहूंगा कि तकरीबन 41 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं G20 को लेकर मुख्तलिफ स्टेट के, उनका वेलकम किया जाए। सर, ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके अब उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? शोर साहब, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को compete करना हो, तो चॉइस अब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है। ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी, तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब कि चुदराटा मुफ्ती थोड़ी लभदियां, फिर चुदराट करने वास्ते तो खर्चा करना पैंदा। बिल्कुल सर जी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। डेरे लाने पैंदे ने ते फिर मोदी साहब ने दिल्ली 'ਚ डेरा लाया, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। पर आप किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं? आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। देखिए, इस वक्त
अगर देखा जाए तो चौसा मैं सारा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि G20 के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक नई ग्रुपिंग बनी है, जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, जब बल्कि मैं यहां बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखुसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की। तो जब ये सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे, उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लॉक बन चुके हैं। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा अमेरिका की, अगर देखा जाए भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें दो तीन चीजें। सर मैं इधर आपको जो सब दो तीन रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा कि इस वक्त दो मसाइल, इस वक्त G20 पे दो चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए, और जो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंटल नीड्स हैं इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती है कि इस इकट्ठ के ऊपर यूक्रेन यूक्रेन के बारे में बातें की जाए, जिससे भारत इज्तनाब करना चाहता है। मोदी साहब ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होना चाहिए। तो उसमें बल्कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने इस सारे G20 को जो टाइटल दिया है वो टाइटल है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और उसमें जंग वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने पूरी ग्लोबल को सारा डिस्कस किया है। लेकिन इस वक्त वेस्टर्न जो लीडर आ रहे हैं, बिलखसूस यूरोपियन जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वहां यूक्रेन की बात की जाए, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातें की जाएं। कुछ लोग यहां से ये भी बातें करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की बातें की जाए, और भी कई। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब का और भारत का सारा जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ और उसकी फाइनेंशियल नीड्स और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इन चीजों पर है। और मोदी साहब ने जकार्ता 9 घंटे के लिए गए और वहां सिर्फ वो इसका G20 का मोड सेट करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद अब जो नया एक सिस्टम आएगा, एक नया दौर है, जिस तरह हर चीज नई हो रही है, उसमें भारत और ग्लोबल साउथ उसमें अपना रोल अदा करना चाहता है। सर इसमें एक चीज, आपने भी यूक्रेन की बात की, मैं कहता हूं कि अगर भारत और रशिया की बात करें, बहुत अच्छे रिलेशन है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन G20 की मीटिंग में रशिया के प्राइम मिनिस्टर का, हेड ऑफ स्टेट का ना आना, किस नजर से आप देखते हैं? क्या ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि मतलब अगर रशिया आएगा तो शायद यूरोप की तरफ से या वहां से कुछ लोगों की तरफ से बायकॉट किया जाए, इसलिए क्या आप किस नजर से देखते हैं? मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया का अलायंस हो चुका है। वो आपस में कई बातें उनकी मुश्तरक हैं अमेरिका के खिलाफ। तो मेरे नजर उन्होंने, बल्कि यहां पे ये बताना चाहूंगा कि पुतिन साहब ने 1 हफ्ता पहले मोदी साहब को फोन करके बताया था कि मैं नहीं आऊंगा और उनका फॉरेन मिनिस्टर वहां आएगा। लेकिन उनका ना आना भी ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये G20 के लिए दोनों सेटबैक है कि शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे और रशिया के पुतिन भी नहीं आ रहे। ये एक सेटबैक है G20 के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरे लीडरान आ रहे हैं, जो बाइडन आ रहे हैं वहां पे, आ चुके हैं सर, ये आ चुके हैं बिल्कुल। बल्कि मैं कहता हूं कि जो बाइडन साहब कहीं कोविड-20 तो नहीं लेकर आ गए, क्योंकि उनकी वाइफ को कोविड-19 हो चुका है, तो वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश, यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का जो नारा इस वक्त लग रहा है, वो किस डायरेक्शन पे जाएगा, यूक्रेन के हवाले से और ताइवान के हवाले से। मैं समझता हूं कि G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूं। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20 मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूं। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं, बिजनेस को लेके जो डील्स होने वाली हैं? देखिए, एक तो ऋषि सुनक साहब अगर देखा जाए तो वो गुजरांवाला से हैं, जो सब आपके आसपास के हैं, उनके हेरिटेज यहाँ से साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से वो यूके शिफ्ट हुए। लेकिन उनको बिल्कुल मैं समझता हूं अपनी हेरिटेज के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर फख्र होना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली एग्री करूंगा, और मैं बल्कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट जस्ट अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रैक्टिसिंग हिंदू और एक एवरेज हिंदू में फर्क होता है। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इंसानी ग्रोथ के लिए फेथ का होना और अपने फेथ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऋषि सुनक, उनका बैकग्राउंड, उनकी वाइफ का बैकग्राउंड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स फॉर यूके। और बिलखसूस जब मैं ये बात करता हूं तो उन्होंने भारत के बारे में, बल्कि ये नहीं, उन्होंने वहां से निकलने से पहले, यूके से निकलने से पहले उन्होंने खालिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी कि आई विल वर्क विद इंडिया। और दूसरा आपने बताया कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि इट्स अ राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह पहले कहा है कि चंद्रयान को देखें, सूरज के प्रोजेक्ट को देखें, इनका अमेरिका आना, फिर उसका फ्रांस जाना, फ्रांस से यूएई जाना, यूएई से ग्रीस जाना, आज जकार्ता जाना। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी, और मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब, नॉट फॉर द इंडिया ओनली। मैं समझता हूं कि एज अ साउथ एशियन, एज अ पार्ट ऑफ एशिया, ही हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग लीडर, especially he's an ability to lead the Asia right now, and I'm so proud of him. दोस्तों, साजिद तरार साहब जब बात करते हैं तो बहुत सेंसिबल बात करते हैं, और सुनकर अच्छा भी लगता है कि वो जिस तरह से भारत की तारीफ करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब G20 का जिस तरह से आयोजन हुआ उसको देखकर पाकिस्तानी तिलमिला गए हैं और बोलते हैं कि हम परमाणु शक्ति वाले देश हैं, लेकिन हमें बुलाया नहीं गया, भारत ने हमारी बेइज्जती की है। शोएब भाई के चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एंकर ने पाकिस्तानी जनता के बीच आकर उनसे भारत में हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर बात पूछी और कहा कि भारत इतना आगे निकल गया कि वहाँ G20 जैसे सम्मेलन हो रहे हैं, विश्व के शीर्ष नेता भारत में है, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। इसके जवाब में लोगों ने बड़े दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भारत ने हमें G20 शिखर सम्मेलन का न्योता नहीं दिया, जबकि हम परमाणु संपन्न देश हैं। वही बांग्लादेश को न्योता दे दिया, हमें दे सकता था बट नहीं दिया। कुछ लोग बंटवारे को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गलती से आज़ाद हो गया, जो लोग उस वक्त बंटवारे का विरोध कर रहे थे वो लोग सही थे। एक दूसरे पाकिस्तानी ने भारत की तारीफ़ करते हुए कहा कि भारत हमसे बहुत आगे है, भारत वाले कश्मीर में हमसे ज़्यादा लोगों के पास सुविधाएं हैं, उनका मुकाबला हमसे कतई नहीं है। पाकिस्तान एक भूखा नंगा मुल्क है और ऐसे देश से कोई रिश्ते नहीं बना सकता। हर देश यही सोचता होगा कि पैसे मांगने आया है भिखमंगा। तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो पाकिस्तान से आ रही हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि पाकिस्तान के लोग अब कहीं ना कहीं अपने गिरेबा में झांक कर देख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जो तादाद है वो केवल 5% है, मतलब 95% लोग अभी भी वही हैं, जिहादी मानसिकता वाले। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जब तक वहाँ अगर कम से कम 75% लोग इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं कि पिछड़ेपन की असल वजह क्या है, जब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।